हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल हम लोग प्लाज्मिड तक पढ़े थे। आज हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है राइबोसोम। तो राइबोसोम सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है कि राइबोसोम होता कहाँ है। तो राइबोसोम साइटोप्लाज्म में भी होता है और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड भी होता है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ भी होता है। ठीक है, ये जो है 70S के फॉर्म में रहता है इन प्रोकैरियोट्स एंड 80S के फॉर्म में रहता है इन यूकैरियोट्स। ठीक है, तो 70S जो हुआ उसमें दो सब यूनिट होता है, एक 50S का और एक 30S का। ठीक है, बट अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे 50S प्लस 30S तो क्या हो जाएगा 80S, लेकिन ये नहीं होता है, ये 70S का होता है। तो अब ये चीज़ आता है कि 50S प्लस 30S को हम लोग कैसे ऐड करेंगे कि 70S आए। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे मान के चलिए ये पेन है, ये है 50S का, ठीक है, और ये है 30S का। ठीक, अब हम इन दोनों को ऐसे लगा दिए, कैप उसका लगा दिए, तो ये टोटल क्या हो गया 80S। अगर हम इसको ऐसे लगाते तब तो ये होता है 80S, बट ये हम लोग अगर इस तरीके से लगाए तो ये टोटल मान के चलिए बन गया 70S का। तो राइबोसोम कुछ उसी तरीके से एसोसिएट रहता है जैसे कि 50 और 30 रहता है। तो कुछ 10 सब यूनिट जो है वो ऐसे कैप की फॉर्म में लगा रह जाता है और टोटल जो लेंथ बनता है वो हो जाता है 70S का। ठीक है, अब देखिए इसका जो लेंथ होता है वो होता है 15 × 20 नैनोमीटर के फॉर्म में। मतलब जो उसका लेंथ होता है राइबोसोम का वो 15 × 20 नैनोमीटर, मतलब 15 नैनोमीटर लेंथ होता है और 20 नैनोमीटर जो है वो उसका ब्रेथ होता है। ठीक है, राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। जब हम लोग समझेंगे कि प्रोटीन कैसे बनाते हैं तो उसमें हम लोग देखेंगे कि राइबोसोम जो है वही जो मेन चीज़ें रहती हैं जिनकी वजह से, जैसे डीएनए से पहले कैसे आरएनए बनेगा, आरएनए के बाद कैसे प्रोटीन बनेगा, तो वो सारी चीज़ का कामों में जो मेन इन्वॉल्वमेंट रहता है वो राइबोसोम का भी रहता है। ठीक है, और राइबोसोम जो है वो नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। प्रोकैरियोट्स में हम लोग जितने भी ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ रहे हैं वो सब मेनली नॉन मेम्ब्रेनस ही हैं। तो राइबोसोम जो है वो नॉन मेम्ब्रेनस हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम क्या होता है, पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीसोम। पॉलीराइबोसोम होता है सेवरल राइबोसोम ऑन अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ mRNA। जो mRNA, अब mRNA का फुल फॉर्म क्या होता है, mRNA होता है मैसेंजर RNA। जैसे डीएनए से पहले क्या बनता है आरएनए के बाद प्रोटीन। तो जब जैसे डीएनए से आरएनए बनेगा तो वो 3 तरह का बनता है। एक बनता है mRNA, एक rRNA और एक बनता है tRNA। ठीक है, तो जो पॉलीराइबोसोम होता है वो mRNA के स्ट्रैंड पे ढेर सारा राइबोसोम जो होता है उसको हम लोग पॉलीराइबोसोम कहते हैं। ठीक है, देखिए mRNA ही जब ट्रांसलेट करता है तो उससे प्रोटीन बनता है। देखिए जैसे डीएनए है, डीएनए से जब आरएनए बनेगा और आरएनए से जब प्रोटीन बनेगा, ठीक है, तो जब आरएनए से प्रोटीन बनता है उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट ऑर्गेनेली हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है मीजोसोम के बारे में। मीजोसोम क्या होता है, इन फोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जो जैसे बाहर वाला क्या हो गया, सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद सेल वॉल, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही इन फोल्डिंग होता है उसको हम लोग मीजोसोम कहते हैं। ठीक है, ये सिर्फ प्रोकैरियोट्स में होता है, यूकैरियोट्स में नहीं पाया जाता है। एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। अब जैसे ये सेल है, इसका ये जो है लेयर है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इसके ऊपर सेल वॉल फिर ग्लाइकोकैलिक्स। तो जो ये वाला लेयर है तो ये सेल के अंदर ही है, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। मीजोसोम जो है कोई एक बहुत अलग सा कैरेक्टर नहीं है, अलग से कोई ऑर्गेनेली नहीं है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया है और उससे मीजोसोम बन गया है। ठीक है, जो मीजोसोम है वो क्या करता है, सरफेस एरिया बढ़ाता है और एंजाइमेटिक कंटेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो होता है वो उसी में होता है। अब जैसे मान चलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे है तो जो इसका सरफेस एरिया हुआ वो यही हुआ, बट अगर हम लोग इसको थोड़ा सा ऐसे करके इनफोल्ड कर लिए कि सरफेस एरिया में तो इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि मीजोसोम जो है वो सरफेस एरिया इंक्रीज करता है और एंजाइमेटिक कंटेंट भी जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इसी में होता है। अब देखिए मीजोसोम जो है वो 3 फॉर्म में होता है, वेसिकल, ट्यूब्यूल और लैमिलर। वेसिकल्स हुआ बहुत ज़्यादा, मतलब इनफोल्डिंग नहीं, एकदम हल्का सा ऐसे थोड़ा सा सर्कुलर फॉर्म में ये। ट्यूब्यूल इससे थोड़ा सा बड़ा और लैमिले थोड़ा सा ज़्यादा एक्सटेंशन होता है, मतलब वो 2-3 लाइंस में होता है। जैसे देखिए ये 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, तो
3 में हो गया तो वो हो गया लैमेला, ठीक है। अब जो हमको मीजोजोम का एक फंक्शन पढ़ना है, तो इसका फंक्शन क्या होता है, रोल इन एरोबिक रेस्पिरेशन, ईटीएस और एटीपी सिंथेसिस, ठीक है। मीजोजोम जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। हम लोग आगे जाके रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में पढ़ेंगे कि कैसे ईटीएस में और एटीपी सिंथेसिस में भी मीजोजोम हेल्प करता है। और इसको हम लोग कह सकते हैं कि एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोट्स। अब देखिए एनालॉगस क्या होता है, पहले होमोलॉगस क्या होता है। होमोलॉगस हुआ कि फंक्शंस डिफरेंट है बट स्ट्रक्चर देखने में सेम है, लेकिन जो एनालॉगस हुआ वो आपका फंक्शन सेम रहेगा बट ऑरिजिन जो है जहाँ से हुआ है वो डिफरेंट रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया मीजोजोम का ही एक फंक्शन। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है हेल्प्स इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए इन 2 डॉटर सेल। मीजोजोम ही डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है, और अगर 2 डॉटर सेल बना है तो उसमें जो डीएनए को जो ट्रांसफ़र करेगा वो मीजोजोम के थ्रू ही होगा। सेल वॉल सिक्रेशन में भी हेल्प करता है, और बहुत तरह का सिक्रेशन प्रोसेस में भी ये मीजोजोम हेल्प करता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है क्रोमैटोफोर, ठीक है। क्रोमैटो में होता है कलर्ड, ठीक है। तो देखिए ये क्या होता है, इन ब्लू ग्रीन एल्गी और इन साइनोबैक्टीरिया जो क्रोमैटोफोर होता है वो ब्लू ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होता है या नहीं तो साइनोबैक्टीरिया में, ठीक है। कंटेन्स फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है जैसे क्लोरोफिल ए बी सी, वो सब इसी की वजह से होता है। क्रोमैटोफोर ही फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कंटेन करता है। मेम्ब्रेन एक्सटेंशन इनटू साइटोप्लाज्म, जैसे ये है मान चलिए सेल और ये साइटोप्लाज्म है इसका, तो उसमें जो मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन रहता है एक ऐसे ही सर्कुलर सा एक्सटेंशन होता है सेल मेम्ब्रेन का, तो उसी को हम लोग कहते हैं कि ये क्रोमैटोफोर है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पढ़ना है वो पढ़ना है पिलाई और फिम्बरी, ठीक है। पिलाई क्या होता है, सरफेस एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पिलाई भी जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही सरफेस एक्सटेंशन है। देखिए पिलाई में, फिम्बरी में और मीजोजोम, इन तीनों में डिफरेंस है। मीजोजोम जो है वो अगर ऐसे मान के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो वो इस तरीके से इनफोल्ड होता है। सबका ना मतलब रहता तो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही, बट जो फॉर्म रहता है वो डिफरेंट रहता है। जैसे देखिए ये हो गया इसका फ्लैजेला का, पिलाई इस तरीके से, फिम्बरी इस तरीके से, अलग अलग मतलब रहता है, ठीक है। तो ये भी हो गया सरफेस एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्प्राउट ऑफ द सेल, जैसे हम लोग चना में देखते हैं कि स्प्राउट निकला रहता है, तो उसी तरीके से ये भी जो स्प्राउट होता है सेल का, पिलाई और फिम्बरी, प्रेजेंट ओनली इन प्रोकैरियोट्स, सिर्फ प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट रहता है। पिलाई इज इलोंगेटेड एंड ट्यूबुलर while the fimbri is smaller and bristle like fibers। देखिए पिलाई जो है वो ऐसे इस शेप का रहता है और फिम्बरी इस टाइप ब्रिशल्स जैसा, जैसे वो ब्रश हम लोग करते हैं तो उसका शेप कैसा रहता है, वो ऐसा ऐसा ब्रिसल शेप का फिम्बरी, और पिलाई लॉन्ग एक्सटेंडेड रहता है, ठीक है। नो रोल इन मोटिलिटी, मेड अप ऑफ पिलीन प्रोटीन नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। देखिए ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है स्टूडेंट्स के बीच में कि पिलाई और फिम्बरी जो है वो लोकोमोशन में हेल्प करता है, मोटिलिटी में हेल्प करता है, बट एक्चुअल में वो ऐसा नहीं करता है, क्योंकि ये जो है पिलीन प्रोटीन से बना हुआ है, जिसकी वजह से ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, मतलब कि वो चल नहीं सकता है, वो मोटिलिटी नहीं प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। अब देखिए इसका फंक्शन क्या होता है, हेल्प्स इन अटैचमेंट ऑफ सब्सटेंस। अगर किसी सब्सटेंस को मान के चलिए ये सेल है, ठीक है, यूनिसेलुलर, और यहाँ पे कुछ फूड वगैरह है कुछ आसपास, तो उसको इससे चिपकाने का काम पिलाई और फिम्बरी करेगा, ठीक है। और सबस्ट्रेटम इन होस्ट लाइक अ रॉक और अ स्ट्रीम, जैसे मान चलिए एक सेल है, ये पानी के बहाव में जा रहा है और उसको अगर रॉक से हम लोग को अटैच करना है तो उसको जो अटैच करने का काम करेगा वो पिलाई या फिम्बरी ही करेगा। और हेल्प्स इन डीएनए ट्रांसफ़र में भी मदद करता है। कॉन्जुगेशन प्रोसेस, जब आप लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मोनेरा में पढ़िएगा बैक्टीरियाज के बारे में, तो उसमें रिप्रोडक्शन में पढ़ाया जाता है कि कॉन्जुगेशन जो है पिलाई और फिम्बरी की मदद से ही जो बैक्टीरिया रहते हैं वो एक तरह का रिप्रोडक्शन करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेशन, जिसमें वो अपना डीएनए एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पढ़ना है वो हम लोग को पढ़ना है इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी क्या होता है, रिजर्व मटेरियल को जो स्टोर करने का काम करता है वो इंक्लूजन बॉडी करता है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन नहीं होता है और नहीं ही होगा, क्योंकि ये हम लोग प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। लाइफ फ्री इन साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़ा रहता है। ओनली प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट रहता है।
देखिए, जो कुछ इंक्लूजन बॉडी है वो अगर कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके रख रहे हैं तो उसको हम लोग कहेंगे ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। अगर फॉस्फेट को रिजर्व करके रखते हैं तो वॉल्यूटीन ग्रैन्यूल्स। अगर प्रोटीन करता है तो साइनोफिन। और अगर एयर फील्ड रहता है, हवा भरा रहता है, तो उसको हम लोग कहते हैं गैस वैक्यूल, जो कि बॉयंसी प्रोवाइड करता है। जैसे जो बैक्टीरियाज हैं जो वाटर में रहते हैं लेकिन उनको भी तो सनलाइट चाहिए ना फोटोसिंथेसिस करने के लिए, तो इसीलिए जो फोटोसिंथेसिस करने वाले बैक्टीरिया होते हैं या जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं उसमें गैस वैक्यूल पाया जाता है, ताकि जब उनको सनलाइट का ज़रूरत हो वो इस गैस वैक्यूल की वजह से उसमें बॉयंसी आ जाए, मतलब कि वो पानी के ऊपर वाले सरफेस पे आ जाए और वो फोटोसिंथेसिस कर पाए। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में दो एग्जाम्पल आता है, एक पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और एक ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया।